हेलो स्टूडेंट। क्लास 7 में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पेरीमीटर एंड एरिया इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके हर क्लास में यूज़ होगा। ठीक है, सो इसके ये आप अभी जो आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो ये आपका जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो अपने क्लास 6 में ही पढ़ा था। ठीक है, तो आप एक बार क्या कीजिएगा कि क्लास 6 में आपने जो भी पढ़ा था इससे रिलेटेड उसको एक बार जस्ट रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास 7 में हम लोग जो है अब बेस तैयार कर रहे हैं अपने आगे की क्लासेस के लिए। ओके, तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? सो व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली। सो उससे देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये दो टर्म से बना हुआ है ना। एल्जेब्रा एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, एल्जेब्रा मीन्स व्हाट, वी मीन एल्जेब्रा मीन्स व्हाट, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ऑल दिस कंसिस्ट ऑफ एल्जेब्रा, है ना। ये हम जहां भी यूज कर रहे हैं इसका मतलब हम एल्जेब्रा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इन सब का इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, so what is algebraic expression? Obviously it is a kind of expression, it is an expression। ठीक है, ये एक तरह का एक्सप्रेशन है which consist of addition, subtraction, multiplication, division, और क्या कंसिस्ट करेगा, कांस्टेंट, एंड क्या और एक और टर्म कंटेन करेगा, वेरिएबल। ठीक है, सो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस चीज को कंटेन करता है, कांस्टेंट को कंटेन करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड वेरिएबल। अब जरूरी नहीं कि सारे के सारे हो भी, कोई एक भी होगा तब भी चलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट ऑपरेशन, अगर सिर्फ ऑपरेशन का कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट और वेरिएबल में कोई एक भी होगा तब भी चलेगा, दोनों होगा तब भी चलेगा, उसके साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है तो वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, सो सिर्फ ये ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि सिर्फ प्लस है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। ऑब्वियस बात है, कांस्टेंट और वेरिएबल इंपॉर्टेंट है पहले, है ना। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया जाता है, व्हाट इज कांस्टेंट। सो कांस्टेंट क्या होते हैं, वो सारे टर्म होते हैं जिसका वैल्यू फिक्स्ड है ना, जिसका वैल्यू जो है वैल्यू इज फिक्स्ड। जिसका वैल्यू फिक्स्ड होगा वो मेरा क्या होगा, कांस्टेंट। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ए इज कांस्टेंट, इसका मतलब आपको भले नहीं दिख रहा है कि क्या है इसका फिक्स्ड वैल्यू, बट मैंने मेंशन कर दिया कि ए इज कांस्टेंट, इट मींस व्हाट, इसका वैल्यू फिक्स्ड होगा। ठीक है, अब जैसे 5 है, ये भी एक कांस्टेंट है, क्यों, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5, वी ऑलरेडी नो, है ना। -2 ये भी एक कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रहेगा। तो कांस्टेंट अगर है तो इसका क्या मतलब है वो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होता है, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है वो मेरा क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, सो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों में अंतर है। कांस्टेंट में वैल्यू फिक्स होता है, वेरिएबल में वैल्यू फिक्स नहीं होता है। अब यानी कि कोई भी हम अगर अल्फाबेट यूज कर रहे हैं और उसका हम नहीं जब तक मेंशन कर रहे हैं कि वो, जैसे यहाँ पे मैंने अल्फाबेट यूज किया बट मैंने मेंशन कर दिया कि ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक्स यूज कर रहा हूँ, मैंने नहीं बोला कि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एक वेरिएबल होगा। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं मेंशन है इसका मतलब वो वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट हम उसको खुद से अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये टर्म्स आपको दिखाई देंगे। अब एग्जांपल में लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल में। अब एग्जांपल में अगर हम ले लें 2, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों, इसमें कांस्टेंट है, ऑपरेशन के तौर पे आप बोल सकते हैं +2 है, वेरिएबल इसमें नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कांस्टेंट इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिर्फ x ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि सिर्फ वेरिएबल हो या सिर्फ कांस्टेंट हो वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन जैसे x+2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। क्यों, इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी है ना। सो इसका कॉम्बिनेशन हो गया तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। x² - 5xy
प्लस 7, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल हो, एक से अधिक वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे दो वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जरूरी नहीं कि एक ही वेरिएबल हो, एक से अधिक वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें आपके बुक में भी बताई हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके बुक में भी बताई हुई है। ठीक है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू ऑल दिस थिंग, तो इससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारा चीज मेंशन किया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, देखिए एग्जांपल भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो ऑल दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं। हमने पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन कर दिया और ये आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा भी है, इसका कुछ पार्ट है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स क्या होता है, क्योंकि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना वो टर्म्स से ही बनता है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा of an algebraic expression. So what is terms of an algebraic expression? So terms of an algebraic expression, एक algebraic expression का term क्या होता है। ठीक है, सो algebraic expression का terms जो है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि 4x प्लस 2 है, तो जो टर्म्स है ना वो किससे सेपरेट होगा, या तो एडिशन से सेपरेट होगा या सब्ट्रैक्शन से सेपरेट होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म्स सेपरेट नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए एडिशन से पहले एक आपको दिख रहा है और इस एडिशन के बाद एक दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि 4x और 2 जो है वो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का टर्म्स है। तो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 4x टर्म है और 2 एक टर्म है। ठीक है, तो टर्म्स हमेशा किससे सेपरेट होते हैं, या तो एडिशन से या तो सब्ट्रैक्शन से। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म सेपरेट नहीं होता। अब जैसे 4x में जो है, अगर आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 इंटू एक्स आएगा। तो आप नहीं बोलेंगे कि 4 एक टर्म है, x एक टर्म है, क्योंकि ये किससे सेपरेटेड है, मल्टीप्लिकेशन से। तो मल्टीप्लिकेशन से जो है टर्म सेपरेट नहीं होता, ये एक ही टर्म है। 4x जो है वो एक टर्म होगा, 2 जो है वो एक टर्म है। तो टर्म्स हमेशा किससे सेपरेट होते हैं, एडिशन से या तो फिर सब्ट्रैक्शन से। अब जैसे नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। देखिए आप पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहाँ है, ये सब्ट्रैक्शन है ये एडिशन है। तो इन ये किसको सेपरेट कर रहा है, एक्स स्क्वायर और 5x को। तो एक्स स्क्वायर एक टर्म होगा, 5x एक टर्म होगा, और फिर एडिशन भी 5x और 7 को सेपरेट कर रहा है। 5x हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया, एक टर्म इसमें और क्या आएगा, 7। तो ये सारे क्या हैं, हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के क्या हैं, टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो टर्म्स होते हैं वो हमेशा किससे सेपरेट होते हैं, आइदर बाय प्लस और बाय माइनस। ठीक है, इससे जो जो सेपरेट होगा वो सारा क्या कहलाएगा, टर्म्स। ये सबसे सिंपल आइडेंटिफाई करना। तो अब आप देखिए कि जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। जो टर्म्स है वो उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। अब जैसे देखिए ये है, तो इसमें टर्म्स एक 4x स्क्वायर है और दूसरा क्या है, माइनस 3xy है, सॉरी 3xy। ये किससे सेपरेट है, माइनस से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3xy। इसीलिए ना इसने ये मेंशन किया है टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन, यानी कि एक टर्म 4x स्क्वायर है, दूसरा टर्म क्या है, माइनस 3xy है। क्योंकि टर्म्स हमेशा, बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ एडिशन। जो सब्ट्रैक्शन है वो एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशन नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ एडिशन। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसने लिखा है कि जो टर्म्स हैं वो हमेशा किससे सेपरेट होते हैं, एडिशन से। हम ऐसा बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन वर्ड हमको यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एडिशन इज अ काइंड ऑफ सब्ट्रैक्शन। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है माइनस साइन जो है वो इंक्लूडेड है। तो मैंने जो यहाँ पे जो बताया था ना, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया हमारा यहाँ पे। जैसे एक टर्म यहाँ पे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में ना, एक टर्म जो है वो मेरा क्या होगा, माइनस 5x होगा। एक टर्म जो होगा वो मेरा माइनस 5x स्क्वायर होगा। क्यों माइनस 5x होगा, क्यों, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस 5x प्लस 7। तो जो मेरा टर्म्स होता है वो किससे सेपरेट होता है, प्लस से। हम अब सिर्फ ऐसे ही बोलेंगे, माइनस से सेपरेट नहीं बोलेंगे। क्यों, बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ एडिशन। तो मेरा एक टर्म होगा एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म होगा माइनस 5x और तीसरा टर्म होगा 7।
एक और मैं एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर है माइनस एट बाई एक्स प्लस 7 बाई वाई प्लस 9 xy -20। तो अब इसमें सबको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -8x तो ठीक है, प्लस -7y ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस 9xy प्लस -20, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसमें टर्म्स हमारे क्या क्या हैं, इसमें टर्म्स हमारे जो हैं वो -8/x है, -7/y है, 9xy है और -20 है। ठीक है, तो ये सारे मेरे क्या होंगे, टर्म्स होंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आप टर्म्स पहचान सकते हैं। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स थे, 4 टर्म्स थे, 1 2 3 4, 4 टर्म्स थे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू आइडेंटिफाई द टर्म्स इन योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। एक टर्म्स का फैक्टर, तो ये तो सिंपल है, एक टर्म्स के क्या क्या फैक्टर है। अब जैसे मान लीजिए कि ये यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक टर्म्स के क्या क्या फैक्टर होंगे। अब जैसे मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि फैक्टर्स ऑफ अ टर्म्स, तो मान लीजिए मेरा है ना 4x² -3xy, तो इसके टर्म्स क्या क्या हैं, पहले तो आप टर्म्स आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद हम उसका फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे। एक है 4x और दूसरा है -3xy। अब इसके फैक्टर क्या क्या है, तो 4x को हम लिख सकते हैं 2, 4 को फैक्टराइज कीजिए तो 2 × 2, x² को कैसे लिख सकते हैं, x × x। तो इसके फैक्टर क्या क्या है, इसके फैक्टर जो है वो है हमारे 2x, ये हमारे इसके फैक्टर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह -3xy के फैक्टर क्या क्या है, -3x और y। यहाँ पे देखिए इसने कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं किया है, बट आप इसको कंप्लीट फैक्टराइजेशन करके भी बता सकते हैं। 4x² है तो 4 भी फैक्टराइज हो सकता है ना, तो इसके फैक्टर जो है वो 2 × 2 × x, हम इसको ऐसे कंप्लीट फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट फैक्टर नहीं दिखाया है, इस कांस्टेंट को इसने एक फैक्टर माना है और एक वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल को एक एक फैक्टर माना है। बट आप कांस्टेंट को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 10 है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 5, क्योंकि इस टर्म्स का फैक्टर क्या है, 2 और 5 है। ठीक है, सो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फैक्टर आप इजीली बता सकते हैं किसी भी टर्म्स का क्या फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। कोफिशिएंट क्या होता है, अब देखिए कोफिशिएंट जो है ना दो तरह के होते हैं। एक जो होता है कोफिशिएंट वेरिएबल भी हो सकता है, कोफिशिएंट कांस्टेंट भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में कैसे पूछा गया है। लेकिन अगर सिंपली कोफिशिएंट वर्ड लिया हुआ है ना, तो हम हमेशा कोफिशिएंट किसको काउंट करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर को काउंट करेंगे। जो नंबर होता है वही कोफिशिएंट होता है। सो यहाँ देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट टर्म किससे रिलेटेड होता है, कोफिशिएंट टर्म हमेशा, कोफिशिएंट जो है वो हमेशा एक टर्म से रिलेटेड होता है, एक टर्म का कोफिशिएंट होता है। और मैंने आपको क्या बोला, कोफिशिएंट जो होता है वो वेरिएबल भी हो सकता है, कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया। मैं दोनों तरह का क्वेश्चन जो टाइप है वो डिस्कस कर दूंगा। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए कि -5xy +7x² -9x +2। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जो कोफिशिएंट है वो हमेशा न्यूमेरिकल पार्ट होगा। तो कोफिशिएंट हमेशा किससे रिलेटेड होता है, हम लोग इस चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं, कोफिशिएंट पे। तो कोफिशिएंट हमेशा टर्म से रिलेटेड होता है। तो पहले आप टर्म आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपके पास टर्म क्या क्या है। एक टर्म है -5xy नेगेटिव साइन के साथ, है ना। एक है 7x², दूसरा टर्म है -9x और तीसरा टर्म है कांस्टेंट। ठीक है, सो जो टर्म है वो आपका हमेशा किससे रिलेटेड होता है, कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट पार्ट से, जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उससे हम रिलेट करते हैं। ठीक है, सो अब जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं कि जस्ट अ मिनट, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये, तो पहले हमने क्या किया, टर्म्स आइडेंटिफाई कर लिए, -5xy 7x² और -9x +2। ठीक है, अब हम कोफिशिएंट जो है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हर एक टर्म से रिलेटेड होता है।
तो अब जैसे -5x है, तो इसमें जो नंबर अटैच है वो नंबर क्या अटैच है, इसमें जो नंबर अटैच है वो -5 अटैच है। तो हम बोलेंगे कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, अगर कोफिशिएंट वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, कोफिशिएंट हमेशा कौन सा पार्ट होता है, हर एक टर्म का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो कोफिशिएंट कहलाएगा। तो कोफिशिएंट जो है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ये जो होगा ये क्या होगा, -5 होगा। अब कोफिशिएंट ऑफ, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, 7, तो कोफिशिएंट ऑफ हम क्या बोलेंगे, किसका, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर अटैच है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 7। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, -9। अब देखिए ये जो है कांस्टेंट टर्म होगा, इसका कोफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोफिशिएंट हम नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर बोलना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं 2 का कोफिशिएंट, ये 2 खुद ही एक कोफिशिएंट है, ठीक है, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट पार्ट होता है इसमें देखिए ये सारे वेरिएबल से अटैच हैं, ये जो है एक सेपरेट कांस्टेंट पार्ट है, तो इसका कोफिशिएंट हम काउंट नहीं करेंगे। अगर बोलना है, अगर पूछता है तो हम बोल सकते हैं टू ही खुद कोफिशिएंट है खुद का, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, बट जनरली जो कोफिशिएंट होता है वो वेरिएबल से अटैच होता है, यानी कि जो एक वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल पार्ट अटैच होता है वही हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट जो है इस टर्म में कोफिशिएंट क्या है, -5, -5 किसका कोफिशिएंट बोलेंगे हम, एक्स वाई का कोफिशिएंट बोलेंगे। इस टर्म में जो कोफिशिएंट है वो 7 है, तो 7 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इस टर्म में न्यूमेरिकल पार्ट क्या अटैच है, -9, तो -9 किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है। हम इस तरह के लैंग्वेज का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं और दे दे रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर -7 एक्स स्क्वायर वाई -z प्लस 9yz+3। तो इसमें देखिए टर्म्स क्या क्या है, इसमें एक टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म है -7xy, तीसरा टर्म है -z, चौथा टर्म है 9yz, पांचवा टर्म है 3। अब एक्स स्क्वायर, तो अब आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या न्यूमेरिकल पार्ट अटैच है, तो हम बोल सकते हैं ना एक्स स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिकल पार्ट अटैच है वो 1 है, तो हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अगर कुछ नंबर नहीं अटैच है वेरिएबल के साथ, इसका मतलब 1 तो अटैच है ही, हम लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह -7x² इसके साथ कौन सा न्यूमेरिकल पार्ट अटैच है, -7, तो हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू -7। इसी तरह -z, इसके साथ क्या कोफिशिएंट अटैच है, तो कोफिशिएंट ऑफ z इज -1, हम लिख सकते हैं ना कुछ यहाँ -1, so coefficient of z is -1 and 9yz, so इसके साथ क्या कोफिशिएंट अटैच है, कोफिशिएंट ऑफ yz is 9, ये मेरा कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है वो भी आपका इजी है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर एक कोफिशिएंट जो होता है हर एक टर्म का होता है। अब मैंने आपको बोला था ना कि जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट अगर नहीं मेंशन है तो हमेशा कांस्टेंट पार्ट को हम लेंगे हर एक टर्म का। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछते, जैसे इसी इसी में हम, चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ है -7xy -9yz -3x+2। सो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन बोल दिया व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो x का कोफिशिएंट अब यहाँ पे क्या है, तो अब आप देखिए कि x इसमें भी है x इसमें भी है, तो एक तो कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो -3 होगा अगर इसको हम स्टडी करेंगे तो। लेकिन अगर हम इसको स्टडी करेंगे ना, क्योंकि इसमें भी x है, तो कोफिशिएंट ऑफ x का एक और पार्ट होगा, कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा इसमें क्या होगा, x को आप छोड़ दीजिए, क्या बचा, -7y, सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, -7y। इसमें देखिए जो कोफिशिएंट पार्ट है वो मेरा वेरिएबल है, बट ये क्वेश्चन पूछने पे डिपेंड किया, अगर कुछ नहीं बोला है तो हम हमेशा कोफिशिएंट किसको लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन बोलता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, राइट द कोफिशिएंट ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, अगर ये क्वेश्चन पूछता तो हम क्या लेते हैं ना, हर एक टर्म का कांस्टेंट पार्ट को ही कोफिशिएंट काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसके साथ इस वाले टर्म का -3 होगा, एक्स के साथ जो टर्म अटैच है इसमें एक्स के साथ क्या अटैच है, -7 भी अटैच है और वाई भी, तो इस केस में हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, -7y होगा। ओके, सो नाउ कोफिशिएंट वाला हमारा पार्ट है, ये भी हम मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो ट्राई दी जाए ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। व्हाट आर द टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड राइट 3 एक्सप्रेशन ईच हैविंग 4 टर्म्स। तो 4 टर्म का आप एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं ना, आप खुद से कोई 4 टर्म लिख लीजिए, है ना।
एंड आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट इन द फॉलोइंग। देखिए इसमें नहीं पूछा है कि किस टर्म का, तो हम हमेशा क्या लेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लेंगे, ठीक है। ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें मेरे ख्याल से, है ना। ये सारे एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, सारे सिंपल हैं, जो हमने अभी स्टडी किए थे उसी पे बेस्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है। लाइक टर्म, पहले आते हैं लाइक टर्म पे। व्हाट आर लाइक टर्म्स? ओके, सो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म क्या होता है, तो लाइक टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए अब दो टर्म लाइक होंगे, टू टर्म्स आर लाइक। मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, टू टर्म्स आर कॉल्ड लाइक टर्म इफ पहले, अब आप इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले ना, ये जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, तो देखिए दोनों वेरिएबल सेम है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सपोनेंट। ये क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। और इंडेक्स, ठीक है, ये क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। किसी भी वेरिएबल का ये क्या है, एक्सपोनेंट है। जैसे वाई क्यूब है, तो वाई का एक्सपोनेंट क्या है, 3। जैसे एक्स वाई जेड स्क्वायर होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का एक्सपोनेंट क्या है, 1, वाई का एक्सपोनेंट क्या है, 1, जेड का एक्सपोनेंट क्या है, 2, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है, तो इस चीज को पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग स्टडी भी करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हमारा जो टू टर्म्स या मोर देन टू टर्म्स भी हम बोल सकते हैं, टू और मोर देन टू टर्म्स, और मोर देन टू टर्म्स आर कॉल्ड लाइक टर्म इफ पहला, ऑल वेरिएबल शुड बी सेम। ऑल वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हैं उन सारे टर्म्स में वो सेम होने चाहिए, वेरिएबल शुड बी सेम। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, exponent of the respective variable should be same also. Exponent of same variable should be same. सेम वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ सेम वेरिएबल मस्ट बी सेम। अगर ये दो कंडीशन जो भी टर्म फॉलो करेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, लाइक टर्म। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, अब जैसे देखिए -7xy है और 9x² y है। अब हमको चेक करना है ये दोनों लाइक टर्म है या नहीं। तो मैंने क्या पहला कंडीशन क्या दिया था कि दोनों में वेरिएबल सेम होने चाहिए। इसमें वेरिएबल क्या है, x, इसमें वेरिएबल क्या है, y, इसमें भी वेरिएबल क्या है, x, इसमें भी वेरिएबल क्या है, y। अब x का एक्सपोनेंट इसमें क्या है, 1, इसमें x का एक्सपोनेंट क्या है, 1, इसमें x का एक्सपोनेंट क्या है, 2, इसमें x का एक्सपोनेंट क्या है, 1। तो अब आप देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि दोनों का वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो दोनों का वेरिएबल सेम है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दोनों में जो वेरिएबल है सेम वेरिएबल, उसका एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए, बट ये वाला पार्ट इसमें फुलफिल नहीं हो पाया। इसमें x का एक्सपोनेंट 1 है, इसमें x का एक्सपोनेंट 2 है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जो है -7xy एंड 9x² y आर नॉट लाइक टर्म, नॉट लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। सो एक और एग्जांपल मैं जैसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जैसे -7x² yz और 3x² अब ये मैं जैसे ले रहा हूँ, अब ये दोनों लाइक टर्म है या नहीं, तो मैं देखता हूँ इसमें दोनों में वेरिएबल, आप देखिए इसमें वेरिएबल है x y z, इसमें वेरिएबल क्या है, x y z। अब x का एक्सपोनेंट क्या है, इसमें 2, इसमें y का एक्सपोनेंट क्या है, 1, अगर ऊपर नहीं है कुछ इसका मतलब 1, इसमें z का एक्सपोनेंट क्या है, 1, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें x का एक्सपोनेंट क्या है, 2, z का एक्सपोनेंट कितना है, 1, और इसमें y का एक्सपोनेंट कितना है, 1। तो अब आप मैच कीजिए दोनों जो टर्म है इसमें, पहले तो वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम होने के साथ उनका एक्सपोनेंट भी सेम है, तो हम बोलेंगे कि -7x² yz एंड 3x² zy आर लाइक टर्म। ये जो कोफिशिएंट है ये अलग अलग हो सकता है, ये देखिए ये कोफिशिएंट है ना, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है वो अलग अलग हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है जो। लेकिन मैंने आपको जो डेफिनेशन बताया ना उसमें बताया सिर्फ वेरिएबल का यूज किया, मैंने कोफिशिएंट के बारे में कुछ नहीं बताया कि कोफिशिएंट क्या होगा। मैंने बोला कि जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है ना वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो मेरा टर्म्स है वो मेरा क्या है, लाइक टर्म्स है।
अब आप देखिए कि इसके बेसिस पे जो है क्योंकि ये लाइक टर्म अनलाइक टर्म जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में। ठीक है, सो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स में, और जो टर्म लाइक नहीं है वो मेरा क्या होगा, अनलाइक टर्म होगा। ठीक है, द टर्म्स विच आर नॉट लाइक आर कॉल्ड अनलाइक टर्म, यानी कि अभी जो हमने एग्जांपल देखा ना, तो देखिए जैसे ये दोनों, ये दोनों जो है लाइक नहीं था, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म। तो अनलाइक टर्म का डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, जो टर्म लाइक नहीं होगा वो मेरा क्या होगा, अनलाइक टर्म होगा। एक जैसा दिखना चाहिए वेरिएबल के टर्म में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपका देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल देने के लिए बोल दिया है ना। यहाँ पे एक ट्राइदिस दे दिया है, इस ट्राइदिस की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए जैसे अब आपसे ग्रुप करने बोला है लाइक टर्म, जो लाइक टर्म है उनको एक साथ इकट्ठा करो। तो जैसे इसको लेते हैं, इसका लाइक टर्म क्या क्या है, तो इसमें वेरिएबल एक्स है। अब एक्स किस में है और एक्सपोनेंट भी वन है, तो आपको देखना है किस किस में वेरिएबल एक्स है, इसमें वेरिएबल एक्स है और एक्सपोनेंट वन है। इसमें भी देखिए वेरिएबल एक्स है और एक्सपोनेंट वन है, तो जो एक्स है -25x है और 12x है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। ठीक है, दूसरा लाइक टर्म क्या है, -25y, क्योंकि इसमें भी y है, एक्सपोनेंट के साथ सेम है, इसमें भी y है और लास्ट वाले में y है, तो ये तीनों लाइक टर्म हो जाएंगे। अब 12 -25 और 1 ये लाइक टर्म होंगे, क्यों, कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा लाइक टर्म होगा एक दूसरे के, है ना। तो आप लाइक टर्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल 3 में देखिए, स्टेट विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो देखिए 7x और 12y लाइक टर्म क्यों नहीं है, दोनों में वेरिएबल अलग अलग है। ये दोनों लाइक टर्म है, हाँ दोनों का वेरिएबल सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है वेरिएबल का। ये दोनों लाइक टर्म है क्या, हाँ लाइक टर्म है, क्यों, ए और बी दोनों में है वेरिएबल और एक्सपोनेंट भी दोनों में वन वन ही है ए और बी का, है ना, तो ये लाइक टर्म होगा। ये लाइक टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों में वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा, अनलाइक टर्म होगा। ये दोनों देखिए वेरिएबल तो सेम है, दोनों में एक्स और वाई है, बट यहाँ पे वाई का एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे वाई का एक्सपोनेंट 1 है ना। इसमें मेरा y का एक्सपोनेंट कितना है, इसमें मेरा जो y का एक्सपोनेंट है 1 है, इसमें y का एक्सपोनेंट कितना है 2, तो ये मेरा लाइक टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इग्नोर द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द एल्जेब्रिक पार्ट ऑफ द टर्म। आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं देखना है, ठीक है, कि कोफिशिएंट क्या अटैच्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम लोग, जो है वो है हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, वन, सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, मेरा मोनोमियल है। एग्जांपल जैसे 4xy, ये मेरा क्या होगा, मोनोमियल होगा। क्यों, इसमें एक ही टर्म है, 2x प्लस वाई, ये मेरा मोनोमियल नहीं है, क्यों, इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है, तो ये मेरा मोनोमियल नहीं है। मोनोमियल क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ कितने टर्म होने चाहिए, एक ही टर्म होने चाहिए, अगर एक टर्म है तो वो मेरा क्या है, मोनोमियल है। नेक्स्ट है बाइनोमियल। अब आप मेरे ख्याल से अब खुद से आप डेफिनेशन बना सकते हैं बाइनोमियल। अब बाई का मतलब क्या होता है, टू, सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, having two terms are called binomial। जिसमें दो टर्म होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, सो ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। इसका एग्जांपल जैसे 5xy प्लस 9, ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें दो टर्म है, एक टर्म 5xy है, दूसरा 9 है, तो ये बाइनोमियल है। x माइनस 5 ये भी बाइनोमियल है। 2 प्लस 7 ये बाइनोमियल नहीं है, क्यों, दोनों जो है ऐड होके एक ही टर्म बन जाएगा ना 9, तो ये मेरा बाइनोमियल नहीं होगा। बाइनोमियल में सारे टर्म्स अनलाइक होने चाहिए, कोई भी टर्म्स लाइक नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और दे दे रहा हूं, जैसे ये है एक्स वाई प्लस 9xy,
तो ये मेरा ना बाइनोमियल नहीं है। क्यों नहीं बाइनोमियल है? क्योंकि एक्स वाई और 9xy लाइक टर्म है। क्यों? दोनों का वेरिएबल सेम है और दोनों का जो एक्सपोनेंट है ये भी सेम है। तो ये मेरा लाइक बाइनोमियल नहीं होगा। बाइनोमियल में बाइनोमियल हम किस तरह से काउंट करेंगे? सारे टर्म्स क्या होने चाहिए? अनलाइक। लाइक टर्म जो है वो एक ही काउंट होगा, दो काउंट नहीं होगा। यानी कि इसको हम काउंट करके कितना बोलेंगे? एक ही बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं ये मेरा जो है मोनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है। इसी तरह ट्राइनोमियल पे आते हैं। व्हाट इज ट्राइनोमियल? सो अब मेरे ख्याल से ट्राइनोमियल आप खुद से दे सकते हैं। ट्राइनोमियल का मतलब क्या है? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म होंगे? तीन टर्म, ट्राई। और पोलिनोमियल, पोलिनोमियल उन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे जिसमें तीन से अधिक टर्म है। दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन having more than थ्री टर्म्स, उन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें तीन से अधिक टर्म होगा। अब जैसे देखिए ले लेते हैं, मान ले एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड। इसमें तीन से अधिक टर्म है ना, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म। तो हम इसको सिंपली क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। ठीक है। ट्राई तीन तक टर्म तक तो ठीक था कि ट्राई तक चला जाएगा, लेकिन तीन से अधिक टर्म होगा तो हम उसको सिंपली क्या बोलेंगे? ठीक है। तो ये चीज आपके देखिए बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ये सारी चीज आप खुद से स्टडी भी कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया। ठीक है। ये ट्राइथीज आप कंप्लीट कीजिएगा, आपके बुक में जितना ट्राइथीज है। अब इसके बेसिस पे जो है वो आप ये 12.1 ये कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल है। जैसे पहला है गेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो जेड को हमको किससे सब्ट्रैक्ट करना है? वाई से। तो वाई माइनस जेड ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। आपको सिंपली क्या करना है कि जो बोला गया है उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म देना है। अब जैसे दूसरा, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ द नंबर एक्स प्लस वाई। हमको किसका हाफ करना है? इन दोनों के सम का। तो इन दोनों का सम करेंगे और इसका हाफ, यानी कि पूरे सम को हमको किससे डिवाइड करना होगा? टू से। लास्ट नंबर देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 6 में किया है। द सम ऑफ नंबर ए प्लस बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। इसका सम को मुझे किससे सब्ट्रैक्ट करना है? दोनों के प्रोडक्ट के से। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी। और इसमें से दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ए प्लस बी। यहाँ पे ब्रैकेट आपको यूज करना होगा क्योंकि सम पूरा हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो हमको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा में क्या देखा बोला है? आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर। तो ये तो हो जाएगा। तो दूसरा नंबर सिंपल है। तीसरा में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको आइडेंटिफाई करने बोला है, ये भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब इसमें देखिए कि आइडेंटिफाई द टर्म्स विद विच कंटेन एक्स एंड गिव देयर कोफिशिएंट। इसमें एक्स का कोफिशिएंट पूछा है और एक्स वाला टर्म आपको आइडेंटिफाई करने बोला है। तो इसमें देखिए एक्स वाला टर्म कौन है? पहले वाले क्वेश्चन में वाई स्क्वायर एक्स है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? वाई स्क्वायर। इसमें एक्स वाला टर्म कौन है? ये। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? -8y, है ना। तो इसमें जो कोफिशिएंट है वो मेरा वेरिएबल आ रहा है। ठीक है। तो ये 4 नंबर भी हमने डिस्कस कर लिया है। 5 नंबर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना है। इसमें भी लाइक टर्म, अनलाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना है। तो जो आपका एक्सरसाइज 12.1 है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसको आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है।